नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राग वर्मा और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के 4th चैप्टर को, जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। और हमने पढ़ा था कि किस तरह सोवियत संघ के विघटन के बाद, अब ये मत पूछना कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, 1991 में हुआ था। तो 25 दिसंबर 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, तो किस तरह यूरोप में सत्ता के वैकल्पिक केंद्र हमारे सामने आए थे। एक था आसियान और दूसरा था यूरोपीय संघ, जिसने अपने जगह अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी शासन व्यवस्था को कायम किया और एक मिसाल प्रकट की। अब हम बात करेंगे यूरोपीय संघ के बारे में। हमने चर्चा कर ली थी, तो पहले हम उसके बारे में देखते कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, कैसे हुई थी और किस उद्देश्य से उसकी स्थापना की गई थी। और हमने इसके साथ साथ उसकी विशेषताओं के बारे में भी चर्चा किया था और हमने उसकी कमियों को भी बताया था आपको। अब हम बात कर रहे थे आसियान की, जो कि उसका स्थापना और हम उसके उद्देश्य की बात कर रहे थे। तो स्थापना हमने पढ़ लिया था, अब हम उद्देश्य को देखते हैं इस चैप्टर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर हमारे चैनल पर नए हो तो, और लाइक तो जरूर करना और वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि आसियान का क्या उद्देश्य था। तो देखिए, उसका उद्देश्य था, जब हम किसी भी चीज़ की स्थापना करते हैं तो हम किसी उद्देश्य के लिए करते हैं, और हमारा यही उद्देश्य होता है कि वो बहुत सारे क्षेत्रों में क्या करे, विकास करे। तो उसी तरह आसियान का भी उद्देश्य था। उसका यह उद्देश्य था कि वो अपना आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास कर पाए। उसका दूसरा उद्देश्य हम यहाँ से पढ़ेंगे, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कि कानून और शासन को सुधारना। यानी इनका जो क्षेत्र है वो वहाँ पर अच्छी कानून व्यवस्था को भी कायम रखना चाह रहे थे। फिर है संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित और स्थायित्व को बढ़ावा देना। यानी ये जो थे वो संयुक्त राष्ट्र संघ के कायदों पर ही पालन करते थे, यानी उसी की तरह यह अपनी व्यवस्था भी चलाते थे। ठीक यूएनओ के मार्ग पर ये चलते थे और अपने क्षेत्र में शांति स्थापित करने में बहुत अच्छा भूमिका निभाया था आसियान ने। आप आगे पढ़ोगे कि किस तरह आसियान के जो क्षेत्र हैं वो बहुत कम ही आप सुनोगे कि आसियान क्षेत्र आपस में टकराए हैं या उनके बीच युद्ध हुआ है। उनके बीच इतना मेल मिलाप है, इतनी सहयोगात्मक वाली फीलिंग है कि ये लोग क्या करते हैं, कोई भी बात को आराम से बातचीत से सुलझाने में बहुत ही सफलता पाए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आसियान शैली क्या है। देखिए, जब हम किसी भी चीज़ की शैली की बात करते हैं तो यानी हम बात करते हैं कि वो किस ढंग से अपना काम करती है। तो यहाँ पर हम आसियान शैली में भी वही बात करेंगे कि किस तरह आसियान जो है वो अपना काम कर रही है। तो देखो, अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण देकर आसियान ने काफ़ी यश कमाया है। मैंने अभी आपको बताया कि जो आसियान की नीति है वो बहुत ही अच्छी है। वो टकराव रहित, यानी उसके देश आपस में नहीं टकराते हैं, और सहयोगात्मक यानी हर देश एक दूसरे का हेल्प करने को हमेशा तैयार रहता है। अगर किसी के पास कोई कमी हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है या कुछ भी होता है प्रॉब्लम, तो बाकी देश क्या करते हैं, उसको मिलकर सपोर्ट करके वापस उसको ठीक कर देते हैं, उनमें सुधार लाने का बहुत प्रयास करते हैं। फिर मेल मिलाप, इनके आपस में बहुत ही मेल मिलाप है, बहुत अच्छा बाउंडेशन है इन देशों के बीच में। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसी शैली को हम क्या कहेंगे, आसियान शैली कहेंगे। यानी इस तरह जो काम करने का तरीका है, इसे ये क्या कहलाएगा, आसियान शैली कहलाएगा। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा कि आसियान शैली क्या है। फिर से बता दूं कि इनके जो काम करने का तरीका है उसे ही हम आसियान शैली कहते हैं, जो टकराव रहित है, यानी ये आपस में कभी टकराते नहीं हैं और सहयोगात्मक और मेल मिलाप रखते हैं। तो बस यहाँ पर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाला संगठन है ये। देखिए, अगर आपको लग रहा होगा कि जो आसियान शैली है ना, वो क्या है, आसियान है वो यूरोपीय संघ की तरह बहुत बड़ा है, तो आप जान लो वो उतना विशाल नहीं है। और ये इसलिए फेमस है, ये अपने क्षेत्र के हिसाब से फेमस नहीं है, ये बस इसलिए फेमस है क्योंकि इसने अपने क्षेत्र का विकास बहुत तेज रफ्तार से किया है। मतलब कि इतना जल्दी रफ्तार करना, इतना जल्दी विकास अपना करना बहुत बड़ी बात है, और इसलिए हम क्या करते हैं, आसियान को सम्मान देते हैं। और बहुत अच्छी व्यवस्था है इसकी, और हमें भी इस तरह की व्यवस्था अपनानी चाहिए। लेकिन हम भारत भी क्या करें, इसी तरह की व्यवस्था को हम अपनाते हैं। आपको याद होगा कि भारत कभी भी किसी युद्ध में मतलब भारत की तरफ से कभी भी पहल नहीं होता है। हमारे यहाँ आज़ादी के बाद 4 ही युद्ध हुए हैं, जो कि 3 पाकिस्तान के साथ है और 1 चीन के साथ है। और आपको पता होगा कि चारों हमला किसने किया
क्या था, तो हमेशा विपक्षी यानी सामने वाला ही हमें क्या करता है, युद्ध के लिए बुलाता है, तब हम बस अपने बचाव में युद्ध करते हैं, ठीक है। हम अटैक नहीं करते, हम क्या करते हैं, बस अपने आप को बचाते हैं। तो हम इस तरह से युद्ध करते हैं और हम भी उसी तरह की नीति अपनाते हैं और क्या करते हैं, टकराव रहित। हम भी जानते हैं कि कोई भी बात क्या हो, वाद विवाद हो, उसको हम शांति से और बातचीत से ही सुलझा लें। हम जल्दी युद्ध करना नहीं चाहते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि आसियान शैली क्या है। अब हम बात करते हैं आसियान के 3 स्तंभ के। देखिए, कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा होता है, उसका फेमस हो जाता है, उसका विकास बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। यानी आप देखो, जिस तरह आसियान शैली विकसित है, आज सब लोग इसको सम्मान की नज़र से देखते हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। तो हम वही कारण की बात करेंगे। तो पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय। अब देखो, इसका नाम क्या है, आसियान सुरक्षा समुदाय। तो इसका क्या काम होगा, वहां पर सुरक्षा को बनाना। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए, आपको कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा है एग्जाम में, तो आप उसके वर्ड को देखना, आपके वर्ड में क्या होता है, आपका आंसर छिपा होता है। देख लीजिए, जैसे आसियान सुरक्षा समुदाय मतलब क्या है, आसियान का जो सुरक्षा समुदाय है, हम उसकी बात करेंगे। तो जब ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं बता रही हूँ जो इसके बारे में आपको थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करते हो, इस ढंग से वहाँ पर आंसर लिख सकते हो। वैसे मैं आपको पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी, मैं नहीं चाहती कि आप मेरी तरफ से कोई भी कमी रह जाए आपकी पढ़ाई में। चलिए, तो आसियान सुरक्षा समुदाय जो है, वो सदस्य देशों के विवादों को सुलझाने और हस्तक्षेप को बढ़ावा देता है। यानी वो क्या करता है कि देशों में जो विवाद हो जाते हैं, आपसी विवाद हो जाते हैं, उसको सुलझाने में यह भूमिका निभाता है। और ये क्या करता है, शांति सहयोग को बढ़ावा देता है। यानी अगर किसी बात के लिए टकराव है, फिर भी हम उसको शांति से ही बात करें, ऐसा इनका कहना होता है और इसी आधार पर ये काम भी करते हैं। फिर देखिए, लड़ाई झगड़ों को बातों से ही खत्म करना और हथियारों का उपयोग कम करना। ये क्या करते हैं, कोई भी बात, मैंने आपको उस समय से बहुत बार बता दिया है कि ये क्या करते हैं, ऐसे चाहते हैं कि कोई भी जो मुद्दा हो ना, वो बस बातचीत से ही सॉल्व हो जाए। यानी हर बार वो युद्ध करना या तलवार नहीं उठाना चाहते हैं। तो ये हो गया इसकी सुरक्षा समुदाय का काम। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आसियान सुरक्षा समुदाय क्या है। तो चलिए, अब हम आसियान आर्थिक समुदाय का ही बात करेंगे। अब जैसा इसका नाम है आसियान आर्थिक समुदाय, तो इसका क्या काम होगा, आर्थिक स्थिति में यहाँ पर आसियान की अर्थव्यवस्था को सुधार लाने का काम होगा इसका। तो देखिए, ये साझा व्यापार और मुफ्त व्यापार को बढ़ावा देता है। यानी ये क्या करता है, साझा व्यापार मतलब दो देश आपस में जब व्यापार करते हैं तो उसको हम साझा व्यापार कहते हैं। और मुफ्त व्यापार ऐसा ट्रेड होता है जिसमें हम फ्री टैक्स कटे, यानी हम कोई भी जो एक्स्ट्रा टैक्स होता है वो नहीं लेते हैं। तो इस तरह की नीति को, इस तरह के व्यापार को यह बढ़ावा देने का काम करता है। कौन करता है, तो आसियान आर्थिक समुदाय करता है। ये क्या करता है, आर्थिक विवाद को सुलझाने का काम करता है। अगर आर्थिक स्थिति यानी अर्थव्यवस्था को लेकर कोई व्यापार में कोई बात हो जाए या फिर इस तरह का कोई भी बात विवाद होता है, तो उसको कौन सुलझाएगा, तो आर्थिक समुदाय सुलझाएगा आसियान का। चलिए, तो अब हम देखेंगे, एक मिनट, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक, यानी यहाँ की जो सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय है वो क्या काम करता है। तो आप देखो, आसियान देशों को सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। मैंने तब से आपको बताया है कि आप वर्ड पकड़ो, आपको आंसर या आप उसका जो डिफिनीशन होगा ना, आपको खुद पर खुद समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है। तो सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय है, तो ये क्या करेगा, इसके विकास को बढ़ावा देगा। तो यहाँ पर आपको सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब आसियान इतना आगे है तो इसके पीछे का क्या कारण है। इसके स्तंभों की बात हमने कर ली है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको टॉपिक इतना मुश्किल लगा होगा कि आपको समझ में नहीं आया। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ मुश्किल लगता है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम उसको फिर से आपको बताएंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं आसियान क्षेत्रीय मंच की, ठीक है। यानी आसियान क्षेत्रीय मंच, मैंने आपको पहले भी बताया फर्स्ट वीडियो में कि यहाँ पर बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती करते हैं। जब पूछा जाता है कि आसियान की स्थापना कब हुई, तो वो 1967 तो लिखते हैं, लेकिन जब पूछा जाता है कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई, तभी भी वो वही ईयर डाल देते हैं। या फिर जब पूछा जाता है आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब होती है,
तो वो क्या करेंगे कि 1994 तो डालेंगे, लेकिन जब आसियान का पूछा जाता है तो वहाँ पे भी वो 1994 ही डाल देंगे। तो आपको प्लीज़ बहुत अच्छे से आप सुन लो, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आसियान जो है वो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन जो आसियान क्षेत्रीय मंच है इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, यानी यूरोपीय संघ के 2 साल बाद। हमने आपको बताया था कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1992 में हुई थी और इसकी स्थापना हो गई 1994 में। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा कि आसियान क्षेत्रीय मंच और आसियान में क्या अंतर है। अब देखिए हम इसकी उद्देश्य की बात करते हैं। हमने पहले आसियान के उद्देश्य की बात की, वो क्या करता है, विकास करना चाहता है, और इसका क्या उद्देश्य है कि वो सुरक्षा करना चाहता है, यानी आसियान देशों की सुरक्षा और आसियान देशों की विदेश नीति में तालमेल बनाने का काम कौन करता है, तो आसियान क्षेत्रीय मंच करता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आसियान क्षेत्रीय मंच का क्या उद्देश्य है। तो अब हम पढ़ेंगे आसियान विजन 2020, यानी जो आसियान विजन 2020 है यह क्या है। तो देखिए, जैसे हमारे यहाँ भी कोई परियोजना आता है, जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत सारी परियोजना को लेके हमारे यहाँ आते हैं, जैसे आप जनधन योजना हो गया, हमारा पंचवर्षीय योजना हो गया, तो इस तरह की जितनी भी परियोजना होती है उस तरह ही आसियान में भी एक परियोजना थी जिसका नाम था आसियान विजन 2020। जैसे हम पंचवर्षीय योजना में क्या करते हैं, किसी भी एक क्षेत्र को उठाते, जैसे कृषि को, उद्योग को, या फिर कोई भी एक क्षेत्र उठाते हैं और 5 वर्षों के लिए सिर्फ उस पर ही बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कार्य करते हैं। तो ठीक उसी तरह आसियान विजन 2020 आसियान देशों ने लाया था और इसका क्या उद्देश्य था, चलिए हम बात करते हैं कि आसियान का विजन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की अनेक भूमिका होगी। मतलब इनका उद्देश्य था कि विजन 2020 के तहत क्या करेंगे, ये पूरे विश्व में, ठीक है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, जैसे यूएनओ, यूनिसेफ, ये सब जो यूनेस्को, ये सब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है। तो इसमें आसियान देश अपनी भूमिका को बढ़ाएंगे, ये इनका आसियान विजन में एक टारगेट है। दूसरा है कि टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति अपनाएंगे। इनकी नीति हम शुरू से जान रहे हैं कि क्या है, कि जो बात विवाद है, टकराव है, उनको वो बातों से सुलझाना चाहते हैं और बहुत अच्छी नीति, हमें इसका पालन करना चाहिए, बाकी देशों को भी इसको फॉलो करना चाहिए। फिर आसियान ने कंबोडिया में टकराव को समाप्त किया। देखिए, कंबोडिया में जो टकराव हो रहा था ना, आपको पता होना चाहिए कि जो कंबोडिया है ना, वो आसियान में जो 5 देश है उसमें कंबोडिया भी शामिल है, तो वो वहीं का देश है। यहाँ के जो टकराव थे ना, उसको खत्म करने में आसियान ने बहुत कामयाबी पाई है और उसके टकराव को समाप्त कर दिया। फिर हम बात करते हैं पूर्वी तिमोर की। तो पूर्वी तिमोर में भी जो संकट था उसको भी किसने सुलझाया था, किसने संभाला था, तो आसियान ने संभाला था। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि विजन 2020 क्या है। यह एक परियोजना है जो कि आसियान देशों ने लाई थी। इसके तहत ये क्या करते थे कि जो अपनी नीति है वो चाहते थे कि दूसरे देश भी इसको फॉलो करें। फिर है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वहाँ पर इसकी भूमिका बढ़े, और ये क्या कर रहे थे कि ऐसी नीति को बोलने के लिए और पूरे विश्व के सामने रखने का टारगेट लिए थे विजन 2020 के तहत। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं आसियान, भारत का भारत जो है वो आसियान के 2 देश यानी सिंगापुर और थाईलैंड दोनों से क्या है, मुक्त व्यापार समझौता किया हुआ है। यानी भारत और आसियान देश जो है, सिंगापुर और थाईलैंड, उन दोनों के बीच मुफ्त व्यापार चलता है, यानी हम दोनों टैक्स नहीं लेते हैं आपस में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट नहीं, अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट हमें कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और क्या करिएगा कि अभी कोरोना वायरस से घर में ही रहिएगा। वैसे वीडियो लास्ट नहीं है, पहले हम देख लेते हैं चीनी अर्थव्यवस्था का उत्पादन। तो हम क्या करेंगे, ये चीनी शुगर वाला चीनी नहीं, हम चीन की अर्थव्यवस्था का बात करें, ठीक है। तो चीनी अर्थव्यवस्था का उत्पादन, यानी वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरह उसका उत्पादन हुआ और किस तरह वो आज इतने विकसित हो गई है। तो मैं आपको बता देती हूँ, चीन जैसा आज हम देखते हैं कि चीन बहुत विकसित है, उसको हम क्या करते हैं, विकसित देशों में देखते हैं, बहुत अच्छे लगता है हमें कि बहुत ज़्यादा विकास कर गया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चीन की स्थिति जैसी आज है वो ऐसी पहले नहीं थी। और मैं बहुत पहले की बात नहीं कर रही हूँ, हमारे आज़ादी के, यानी 1947 में हमारा आज़ाद हुआ था, और 1950 तक भी चीन की स्थिति ऐसी नहीं थी जैसी आज है। तो आप समझ सकते हो बहुत पहले की बात नहीं है। फिर आपके माइंड में आएगा कि अरे इतनी जल्दी चीन ने विकास कैसे कर लिया। तो देखिए, चीन ने क्या किया था, 1978 में एक नीति अपनाई थी जिसको हम मुफ्त द्वार की नीति कहते हैं। और इसके तहत क्या हुआ था, चीन का जो विकास, चीन की जो स्थिति आज हम देख रहे हैं ना, वो इसी की देन है, मुफ्त व्यापार की। और हमने जब फर्स्ट वीडियो के सॉल्यूशन बनाया है तो उसमें हमने इस क्वेश्चन को रखा है
तो आपको ये याद होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर में कि क्या है कि मुफ्त द्वार की नीति जो है वो किसने अपनाई, या फिर पूछा जाएगा कि चीन ने मुफ्त द्वार की नीति कब अपनाई। तो आपको क्या करना है, लाइन याद रखना है, उसमें से कैसे भी क्वेश्चन आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन तो नहीं समझ सकते हो, इसलिए मतलब क्वेश्चन तो आप नहीं ना कर सकते हो कि क्या क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप उस लाइन को ही कंप्लीट कर दो, फिर जैसे भी आएगा आपको पता होना चाहिए। चलिए, ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि चीन की बहुत तरक्की कब हुई थी, मुफ्त द्वार की नीति के बाद हुई थी। तो ये हमने बता दिया आपको। ये जो मुफ्त द्वार की नीति थी वो किसने अपनाई थी, तो वहाँ के जो शासक थे देंग सियाओपिंग, ठीक है, इनका नाम है। चीन में इसी तरह के नाम होते हैं, तो ये इनका नाम है और इसने ही मुफ्त द्वार की नीति को अपनाई थी। फिर है चीन की आर्थिक विकास की रफ्तार को देखते हुए, हाँ, चीन की जो आर्थिक विकास की रफ्तार है, यानी इतनी तेजी से चीन विकास कर रहा है, बहुत पहले की बात नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी इसने इतना विकास कर लिया। तो ये सबसे देखते हुए अंदाजा लगाया गया है कि 2040 में यानी 2040 में चीन क्या होगा, अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। यानी हम अभी जान रहे हैं कि विश्व में कौन महाशक्ति है एक, तो वो है अमेरिका। यानी पूरे विश्व में सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत जो देश है वो है अमेरिका। लेकिन 2040 के बाद, यानी अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, चीन अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा, जैसा इसकी विकास का रफ्तार है उसे देखते हुए हमने यह अंदाज़ा लगाया है। चलिए, इसी कारण चीन का प्रभाव और ये जो इसी कारण क्या है कि चीन का प्रभाव बढ़ रहा है कि वो इतनी तेजी से विकास कर रहा है। मैंने आपको बता दिया कि 1950 से पहले क्या थी, चीन की स्थिति अलग थी, यानी ऐसी नहीं थी। अब देखो, चीनी क्रांति जो हुई थी वो 1949 में हुई थी। आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि चीनी क्रांति कब हुई थी, तो 1949। और ये जो मैं वीडियो में पहले बता देती हूँ, ये जो वीडियो है सिर्फ आपके बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड या जो एनसीईआरटी का बुक पढ़ते सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप सिविल एग्ज़ाम की तैयारी करते हो ना, और आप एसएससी या फिर आईएएस ये सब का स्टडी करते हो, तो आपके लिए क्या होता है, एनसीईआरटी बुक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और यहाँ की जो पॉइंट है वो आप कि उस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, और यहाँ से क्या कर सकते हो, आप अपनी तैयारी कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि आप अगर इन फ्यूचर भी अगर आप तैयारी करना चाहते हो, यूपीएससी बीपीएससी क्लियर करना चाहते हो, तो अगर आप अभी से अपना बेस स्ट्रॉन्ग करोगे ना, तो क्या होगा, एक समय के बाद आपकी तैयारी, आपको अलग से मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अगर आप 12th में हो तो आप अगर अभी से अच्छे से तैयारी करोगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको क्या होना होगा, ग्रेजुएशन के बाद फिर अलग से पढ़ाई करनी होगी यूपीएससी के लिए। आप अपने साथ पढ़ाई के साथ साथ क्या कर सकते हो, आप इसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हो। तो इसके लिए आपको बहुत डीपली पढ़ाई करना पड़ेगा, और अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो हम भी पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो चलिए, ये जो हुआ था चीनी क्रांति, वो कब हुई थी, 1949 में। तो यहाँ से देखो, आप हर लाइन में कितना सारा क्वेश्चंस बनता है, और किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि चीनी क्रांति कब हुई थी, किसके नेतृत्व में हुई थी। तो आप देख लो, मावो के नेतृत्व में हुई थी। और ये जो चीनी क्रांति थी ये सोवियत मॉडल पर आधारित है, यानी सोवियत संघ का जो मॉडल है उसके काम करने की जो व्यवस्था थी ना, उसी पर आधारित चीनी क्रांति हुई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था कैसे उभरी, अचानक कैसे चीन इतना विकसित हो गया। तो हमने आपको अभी बताया कि क्या है, उसने मुफ्त द्वार की नीति अपनाई थी, और आर्थिक रूप से पिछड़े चीन ने साम्यवादी से नाता जोड़ा और पूंजीवादी से रिश्ते तोड़ लिए। मतलब उसने क्या किया, जो साम्यवादी है, ठीक है, यानी वो क्या कर रहे थे कि जो भी उनकी अर्थव्यवस्था का स्वामित्व है वो सरकार के हाथ में दे रहे थे, ठीक है। और जो पूंजीवाद, यानी पहले वो जितना पूंजी पर, बिजनेस पर यकीन करते थे, वो अब उससे अलग होने लगे, यानी पूंजीवाद से रिश्ते तोड़ने लगे और क्या करे, समाजवादी से जुड़ गए। मतलब वो अपनी अर्थव्यवस्था में चेंजिंग किए, वो पूंजीवादी से छोड़कर और साम्यवादी की तरफ अपना रुख कर लिए। तो ये थी चीन की कहानी, लेकिन ये यहाँ पर पूरी नहीं होती है। हम लास्ट पार्ट यानी इस चैप्टर को हम नेक्स्ट पार्ट में ख़त्म भी कर देंगे, तो वहाँ पर हम देखेंगे चीन के बारे में और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, कोरोना वायरस से बाहर नहीं जाइएगा। चलिए, बाय।